हमने ये कर लिया, आगे बढ़ते हैं। A 38-year-old woman grabbed a paraffin at 10 weeks gestation comes to the office for an initial prenatal visit. She feels well and has no concerns. The patient takes prenatal vitamins and has a history of type 2 diabetes mellitus managed with insulin. She has no vaginal bleeding or pelvic pain. The patient reports no urinary urgency, hematuria, or dysuria. She also does not use tobacco, alcohol, or recreational drugs. Treat temperature is 36.7 degrees centigrade. Blood pressure is 130 by 80 millimeters of mercury. BMI is 29 kilogram per meter square. Fetal heart rate is 155 per minute on Doppler ultrasound. Physical examination shows no abnormalities. A clean catch urine from today's visit grows greater than 1 lakh colony forming units per ml of E. coli. Which of the following is the next best step in the management of this patient? Cipro, doxy, fosfomycin, no additional treatment or workup indicated. Trimethoprim, sulfamethoxazole. She is pregnant, huh? Hmm. Diameter 5 4. So we can rule out Cipro and Doxy. Cipro and Doxy is not safe during pregnancy. I'm not sure about the trimethoprim sulfamethoxazole, maybe this one. We did in first aid now. हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हो कि TMP SMX जनरली हम लोग UTI के लिए देते हैं, सिंपल UTI के लिए, लेकिन जब इकोलाई का इन्फेक्शन हो तब TMP SMX शायद नहीं देते, तब हम लोग कुछ और देते हैं। सोचने दो मुझे, फॉस्फोमाइसिन, क्योंकि क्लिंडामाइसिन देते हैं। हाँ, ये फर्स्ट एड में लिखी हुई है, मेरे फर्स्ट एड में ये बात मैंने लिखी है। और जहाँ पर आपके सिप्रो TMP SMX किसी जगह पे मैंने लिखी है, एंटीबायोटिक्स में दिखाता हूँ। हाँ, नॉर्मली हाँ, नॉर्मली जो है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन देते हैं प्रेगनेंसी में, बट यहाँ नाइट्रोफ्यूरेंटोइन नहीं है तो क्लिंडामाइसिन देंगे, अपना फॉस्फोमाइसिन देंगे। ये चीज़ अपनी बुक में लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ एक जगह पे। जो एंटीबायोटिक वाला है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, रुको। पेनिसिलिन GV, ये देखो आपा, सिंपल UTI TMP SMX, स्ट्रोमाइड स्टोन, सेफालोस्पोरिन, इकोलाई, एम्पेसिलिन, मैक्रोलाइड यानी फॉस्फोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन और मैक्रोलाइड्स, ठीक है। सेफालोस्पोरिन, अच्छा ये फर्स्ट एड ना मुझे भेज देना। हाँ ठीक है। इकोलाई विद, हाँ, इकोलाई विद स्टोवाइड, एम्पेसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ठीक है। इकोलाई विद स्टोवाइड स्टोन, एम्पेसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ओके हो गया। बट प्रेगनेंसी वाला वो बात तो नहीं है। मैं आपको एक और दूसरे अपने व्हाट्सएप से आपको ये मैसेज भेजता हूँ, क्या नाम है वो, इसलिए क्योंकि उस पर वो नेट का इशू है थोड़ा। ये नंबर सेव मत करना, ये फालतू नंबर है, लेकिन बस मैं भेज देता हूँ। चलो इसको ओपन होने दो जब तक, ठीक है। मुझे नया ग्रुप बनाने दो यहाँ पे। टैग ये क्या हो गया, न्यू ग्रुप। यूवर्ल्ड इन्फो, ठीक है। चलो, तो सिंपल UTI हो तो TMP SMX यूज़ करोगी, अगर स्टोवाइड स्टोन हो तो सेफालोस्पोरिन यूज़ करोगी, और अगर आपके पास कॉल आपके पास आ रही है ना, अगर स्टोवाइड स्टोन सेफालोस्पोरिन इकोलाई हो तो एम्पेसिलिन मैक्रोलाइड यूज़ करोगी, अगर इकोलाई विद स्टोवाइड हो तो अपना क्या नाम है, एम्पेसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ठीक है। अब ये मैंने पता नहीं किसी NBME से नोट किया होगा। आगे चलते हैं हम लोग।
सो यहाँ पर फॉस्फोमाइसिन 47% ने सही किया भैंस, छोड़ो। ओके, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया इन प्रेगनेंसी हो, डेफिनेशन के हिसाब से ग्रेटर देन 1 लाख CFU पर ml बैक्टीरिया। रिस्क फैक्टर्स पे प्रीजेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मल्टीपैरिटी, हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मल्टीपैरिटी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कॉमन पैथोजेंस इकोला मोस्ट कॉमन, क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, प्री टर्म लेबर एंड डिलीवरी। ट्रीटमेंट में सेफोडोक्सीम, फॉस्फोमाइसिन, amoxicillin, clavulinate, nitrofurantoin avoided in first and third trimesters. Apa Okay. First क्यों? and third trimester. क्यों? Maybe this one new guideline ना, पहले तो हम लेते थे nitrofurantoin. वही Okay, मैंने first भी and third आज trimester तक में वही लेते पढ़ा है थे. कि देते तो थे चैट जीपीटी। खुल जा सिमसिम। अवॉइड नाइट्रोफुरेंटोइन, वाई अच्छा है, कमाल का। वैसे यार चैट जीपीटी बहुत अच्छा है देखा जाए। नाइट्रोफुरेंटाइन इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी बट हैज ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक कॉशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड इसलिए करते हैं, हाँ वो है, इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ी रॉन्ग देता है लेकिन फिर भी ठीक है। अवॉइड बिकॉज ऑफ अ स्मॉल बट रिपोर्टेड रिस्क ऑफ कॉन्जेनिटल फॉर मेल फॉर्मेशन, जैसे ओरोफेशियल क्लेफ्ट, कार्डियक डिफेक्ट्स। द डेटा इजंट वेरी स्ट्रॉन्ग but safer alternatives like amoxicillin, sulfasalazine usually preferred early in pregnancy. ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड ड्यू टू रिस्क ऑफ हेमोलिटिक अनीमिया इन न्यूबॉर्न। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज नियोनेट्स हैव लो लेवल्स ऑफ ग्लूटाथायोन, सो नाइट्रोफुरेंटाइन इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन कॉज हेमोलिसिस। खैर ये तो हमें पता है G6PD में नहीं देनी है नाइट्रोफुरेंटाइन, बट ठीक है, वो तो एक अलग स्पेसिफिक केस हो गया, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको इसी तरह से याद रख लेना है, मेरे ख्याल से सही है। ओके चलो, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे कि नाइट्रोफुरेंटाइन हमने, अच्छा ये चक्कर है आपा, इसका इनर सर्कल के जो नोट्स थे ना उसमें भी कुछ था इसका चक्कर, मेरे पास होंगे यहाँ पे इनर सर्कल के नोट्स। इनर सर्कल, हाँ वो चक्कर बताता हूँ क्या था। Inner circle, just note the your note. He had some point from DIP also. हाँ मैं Even समझ रहा हूँ, intervention podcast also. इसमें वो जो नाइट्रोफुरेंटाइन वाली बात है ना, इस पर लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ, मैंने ये पढ़ा था एक दफ़ा। क्योंकि नाइट्रोफुरेंटाइन पे काफ़ी लोग तो कहते हैं दो ही मत, अब ये मुझे नहीं पता कि वो सही कहते हैं गलत कहते हैं, लेकिन कहते ज़रूर हैं। मैं दिखाता हूँ क्या मसला था। Okay. इसको बंद करो। But आप तो नहीं है. हाँ मैं दिखाता हूँ, आपका screen share तो नहीं है. करता हूँ स्क्रीन शेयर भी। मसला ये, जहाँ मैं रह रहा हूँ ना इस वक्त, वहाँ नेट थोड़ी वीक है, अब अल्लाह हम यही बेहतर करेंगे। ये स्क्रीन शेयर आपको हो गई, सही है? ओके, हाँ. इसको हमने यहाँ बंद किया, इसको हमने ऐसे रखा, ओके परफेक्ट, इसको हमने बंद किया, ये इनर सर्कल आ गया आपके पास। अब ये है नाइट्रोफुरेंटाइन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन नॉन प्रेग्नेंट वेमेन में आपने नाइट्रोफुरेंटाइन फर्स्ट लाइन रखनी है। अब ये चीज़ मैंने भी बचपन से, जो हम लोग यहाँ पर मेडिसिन पढ़ते थे, इरफान मसूद की जो बुक पढ़ते थे या डेविडसन भी शायद पढ़ते थे, तो उसमें नाइट्रोफुरेंटाइन हमें फ़र्स्ट लाइन पढ़ाई जाती थी प्रेगनेंसी वाले केस में, सही है। लेकिन ये नॉन प्रेग्नेंट के लिए आपका अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में फर्स्ट लाइन है, ठीक है। देन TMP-SMX, फॉस्फोमाइसिन सिंगल डोज, फ्लोरोक्विनोलोन ओनली इफ प्रीवियस ऑप्शंस कैन नॉट बी यूज्ड, यूरिन कल्चर ओनली इफ इनिशियल ट्रीटमेंट फेल्स। अब हमारा जो रीजन है एंडोपाक रीजन, उसमें फ्लोरोक्विनोलोन को सबसे पहले यूज़ किया जाता है, हालांकि सेप्रोगो, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से फर्स्ट लाइन जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, सिंपल यूटीआई के लिए हम लोग TMP-SMX जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो तो आपने डायरेक्टली फ्लोरोक्विनोल यूज़ करना है. अगर आउट पेशेंट वाला, इन पेशेंट में सेफ्ट्राक्सोन, पेप्रासिलिन, टेजोपेक्टम, कार्बापेनम, इमीपेनम. Culture obtained prior to therapy with adjustment of antibiotic is needed. Infection above the bladder, pyelonephritis, pelvic pain in men, other signs or symptoms of systemic illness आपको मिलते हैं along with किस पर स्टार किस पर था ये जो उसने स्टार ये वाला कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में. अच्छा ओके कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई उसको बोलते हैं जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस हो, पेल्विक पेन हो बंदे को, मर्द को, या अदर साइंस सिम्टम्स ऑफ इलनेस मिले, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई. तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का ट्रीटमेंट होगा फ्लोरोक्विनोलोन, सेफ्ट्राक्सोन, पेप्रासिलिन, टेजोपेक्टम, कार्बापेनम, इमीपेनम, उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला. एंड बाकी जनरली नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो हमें पढ़ाया गया है, नो डाउट वो प्रेगनेंसी के लिए पढ़ाया गया है, लेकिन हमें आज के बाद ये याद रखना है कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन इज़ फर्स्ट लाइन टू बी यूज्ड इन नॉन प्रेग्नेंट वेमेन. ठीक है. अब उसके बाद जो आपके प्रेगनेंसी वाला है वो भी यहाँ लिखा था, रुको मैं दिखाता हूँ. ये देखो पाइलोनेफ्राइटिस इन प्रेगनेंसी, रिस्क फैक्टर्स, ट्रीटमेंट कहाँ चला गया, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स लिखे हुए इसने. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पाइलोनेफ्राइटिस. खैर यूटीआई लोअर यूटीआई हो जाएगा, अपर यूटीआई हो जाएगा. सही. हॉस्पिटलाइज प्लस सेफ्ट्राक्सोन. सही. खैर ये देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं. एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इन प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट सेफोडिक्सिम. अभी हमारा जो सवाल था वो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इन प्रेगनेंसी का था, ऐसे ही ना. हमारी जो पेशेंट थी उसको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया थी इन प्रेगनेंसी, तो उसके लिए हमें फर्स्ट लाइन जो यूज़ करना है वो सेफोडॉक्सिम यूज़ करना है. देन हमने यूज़ करना है फॉस्फोमाइसिन, देन अमॉक्सिसिलिन के लेवलिनेट. नाइट्रोफ्यूरेंटोइन इज़ द लास्ट ऑप्शन, वो भी फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करना, तो इससे बेहतर है यूज़ ही ना करो प्रेगनेंसी में. ठीक है. तो अब मेरा सारा ये मत्था कपाने का मकसद ये था कि जो तुमने पढ़ा है ना आपा कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन इज़ द फर्स्ट लाइन इन प्रेगनेंसी, मैंने भी यही पढ़ा है बचपन से. ठीक है. मे भी हमें यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया गया, या हमारे रीजन में इस तरह से हमारे बुक्स में ऐसे वो है मेंशन है, लेकिन स्टेप के लिए हमें हाँ जाहिर सी बात है ना, हम तो डेविडसन की कोई टेक्स्ट बुक डेविडसन ही है ना, तो इसीलिए मैंने भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पढ़ा है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के लिए. लेकिन अब हमें ये याद रखना है कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन इज़ द लास्ट ऑप्शन, वो भी फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते. बात खत्म. ऊपर से अगर बोनस पॉइंट याद रखनी है तो G6PD में जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है वो ऑक्सीडाइजेशन करवा देगा, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं देना. ठीक है. अच्छा क्या देना है प्रेगनेंसी में, सेफोडॉक्सिम देनी है, फॉस्फोमाइसिन देना है, एमॉक्सिसिलिन के लेवलिनेट देना है. अच्छा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन कब देना है, जब आपको प्रेगनेंसी ना हो, नॉन प्रेग्नेंट वेमेन हो और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो, लेकिन वहाँ पर तो TMPSM ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है. ठीक है. समझ आ गई ना बात जो मैं कहना चाहता हूँ. ओके. इंक्रीज रिस्क ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस प्रीटर्म बर्थ एंड लोअर बर्थ वेट. इसको छोड़ो, ये क्या हो गया ब्रो. ये क्यों हो रहा है आपा, ये क्या मसला है, ये PDF में मसला है, ख़राब है PDF. चलो मैं PDF दूसरी ले आऊँगा, फिर दूसरी भी है मेरे पास, मैं वो डाउनलोड कर दूँगा. चलो इसको छोड़ते हैं फ़िलहाल. हाँ ये PDF में मसला है, लैपटॉप भी हैंग कर रहा है. चलो PDF है भी लंबी ना, ये 1100 पेजेस की PDF है. चलो हम वापस चलते हैं. और हम इस चीज़ पे अटके थे कि भाई जो आपने बात करी ना कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन फर्स्ट लाइन, कभी भी नहीं. सेफोडॉक्सिम. ठीक है. यही वाला चार्ट अभी हम देख के आए उधर. डेफिनेशन क्या है अपना एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इन प्रेगनेंसी की, ग्रेटर देन 1 लाख CFU/ml बैक्टीरिया, और उसके बाद आपका रिस्क फैक्टर्स, प्री जेस्टेशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस. एंड देन है आपका हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मल्टीपैरिटी, कॉमन पैथोजन जो है इकोलाई, मोस्ट कॉमन क्लेब्सिएला एंटेरोबैक्टर, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, प्रीटर्म लेबर एंड डिलीवरी. ट्रीटमेंट में सेफोडॉक्सिम, फॉस्फोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन क्लेवलिनेट और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन. ठीक है. ओके. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहता है ऑल द प्रेग्नेंट पेशेंट्स आर स्क्रीन्ड एंड ट्रीटेड फॉर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया एट द इनिशियल
prenatal visit due to risk for acute pyelonephritis and complications. For example, preterm delivery, low birth weight associated with untreated asymptomatic bacteriuria. The most common pathogen is E. coli. First line antibiotic include nitrofurantoin, TMP, SMX and fosfomycin. The choice depends on gestational age. कि भाई जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो स्क्रीन्ड होती हैं और ट्रीट करते हैं उनको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के लिए एट द इनिशियल प्रीनेटल विजिट ड्यू टू द रिस्क फॉर अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड कॉम्प्लिकेशन, जिसमें प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट एसोसिएटेड विद अनट्रीटेड एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया. ठीक है. द मोस्ट कॉमन पैथोजन ई. coli है. फर्स्ट लाइन हम नाइट्रोफ्यूरन हैं, ये लिखा हुआ है इन्होंने. फर्स्ट लाइन इंक्लूड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, TMP, SMX, फॉस्फोमाइसिन. जो चॉइस डिपेंड ऑन द जेस्टेशनल एज. ठीक है. नाइट्रोफ्यूरेंटाइन भी सही है, लेकिन हमें ये याद करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग नहीं दे सकते. उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं. मे बी हमने इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया है अपनी बुक्स में से. हाँ, हो सकता है हमने इसको मिस इंटरप्रेट किया हो. हाँ, सेफ्टोडोक्सिम फॉस्फोमाइसिन, बस वो याद रखो, बेहतर है. सही कह रही हो बिल्कुल. सेफ्टोडोक्सिम फॉस्फोमाइसिन. अच्छा, चार्ट अगेन. हाँ, ये लोग देख. हाँ, नाइट्रोफुरेंटाइन इज फर्स्ट इन ऑप्शन. हाँ, सही बात है. ठीक है. हाँ, अनकॉम्प्लिकेटेड और नॉन प्रेग्नेंट. हाँ, अनप्रेग्नेंट नहीं होता आपा. ठीक है, चलो. ठीक है. ओके. एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इज द ग्रोथ ऑफ ग्रेटर देन 1 lakh colony forming units per ml of a single bacterium from a clean catch urine specimen in the absence of a symptom in the absence of symptoms of urinary tract infection. Pre-pregnancy diabetes mellitus is in this patient is a risk factor. Pre-pregnancy diabetes mellitus is in this patient is a risk factor. Screening and treatment for ASB are not typically performed in the general population because they do not decrease the rates of symptomatic infection or adverse outcomes. कि भाई स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट जो है वो टिपिकली हम जनरल पॉपुलेशन में नहीं करते, क्योंकि उससे सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के रेट कम नहीं होते या एडवर्स आउटकम के रेट भी कम नहीं होते. इन कंट्रास्ट प्रेग्नेंट वुमेन हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस एंड कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट एसोसिएटेड विद एज. ठीक है. ओके. कि नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल है या जनरल पॉपुलेशन है, अगर उनमें एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया होती है तो उसको छोड़ दो, तो इससे खास नुकसान नहीं आता. लेकिन क्योंकि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनमें मसला ये होगा, या तो प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी या लो बर्थ वेट हो जाएगी. कि मतलब कि अम्मा को तो मसला है ये, लेकिन जो बच्चा आएगा उसको भी मसला है. दिस इज लाइकली रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस्ड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, यूरेट्रल डायलेशन, वाल्व लैक्सिटी दैट अलोज बैक्टीरिया टू असेंड टू द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट. और ये चीज़ हमने बचपन से पढ़ी है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपके स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से यूरेटर जो होता है वो आपका डायलेट हो जाता है, वाल्व रिलैक्स हो जाता है और बैक्टीरिया ईजिली असेंडिंग इन्फेक्शन करवा सकता है और किडनी में जाके आपके मसले करवा सकता है पाइलोनेफ्राइटिस के. ठीक है. Therefore, all pregnant patients are screened for asymptomatic bacteriuria at the initial prenatal visit. अब ये हमें याद रख लेना है कि जब भी हमारे पास कोई अम्मा आएगी तो उसको हमने बोलना है कि भाई आपने प्रीनेटल विजिट पे एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया मस्ट स्क्रीन करवाना है. पेशेंट्स रिक्वायर एंटीबायोटिक थेरेपी व्हेन स्क्रीनिंग यूरिन कल्चर्स आर पॉजिटिव. पेशेंट्स को एंटीबायोटिक थेरेपी रिक्वायर्ड होती है जब हम उनको उनके यूरिन कल्चर जब हम व्हेन स्क्रीनिंग यूरिन कल्चर्स आर पॉजिटिव. सही बात है. अगर स्क्रीनिंग पे आपके यूरिन कल्चर्स पॉजिटिव आते हैं तो आपको एंटीबायोटिक लगाने पड़ेंगे. द मोस्ट कॉमन पैथोजन ई. coli होता है, जैसे हमारे पेशेंट में था. फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक थेरेपी फॉस्फोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल. However, the choice depends on the gestational age because both the trimethoprim, sulfamethoxazole and nitrofurantoin are avoided at certain points in pregnancies. कि भाई जो TMP, SMX और जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है आप अवॉइड करते हो एट सर्टेन पॉइंट्स. जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का तो हमें ऑलरेडी पता है फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देनी. इफ़ कॉन्ट्राइंडिकेशन मेडिकेशन एलर्जीज एग्जिस्ट, अल्टरनेट ऑप्शंस इंक्लूड बीटा लैक्टम्स में amoxicillin, clavulanate, cephalexin. However, rising bacterial resistance may limit their utility.
ठीक है, हमें पता है, तो इसलिए हमें 3 कौन सी याद रखनी है या 4 कौन सी याद रखनी है? सेफकोडाज़ोलिन, TMPSM फॉस्फोमाइसिन, TMPSMX, एमोक्सिसिलिन क्लेवेलिनेट, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। जिसमें से एमोक्सिसिलिन क्लेवेलिनेट का सबसे बड़ा मसला हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जीज़ है, सेफालेक्सिन का मसला हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जीज़ है। तो इसीलिए हमने जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यूवर्ड ने फॉस्फो TMPSMX नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को रखा हुआ है। Choice A, fluoroquinolone, ciprofloxacin are contraindicated in pregnancy due to potential association with fetal bone deformities and arthropathy. Doxycycline and tetracycline and other tetracyclines antibiotics are contraindicated in pregnancy because they interfere with the fetal bone and tooth development. जाहिर सी बात है tetracycline है तो यही होगा. Children exposed to tetracycline in utero can also develop great discoloration of the teeth. ठीक है. Trimethoprim sulfamethoxazole is safe in second trimester but contraindicated in the first because it interferes with the folic acid metabolism, which is critical to early fetal development. It is also contraindicated in third trimester due to risk for neonatal kernicterus. कि भाई जो TMPSMX होता है, ये पता है ना कि TMPSMX kernicterus कैसे करवाता है? पता है यहाँ पर? कैसे करते हैं? ना करवा, ये तो पता कैसे है. करते हैं? चलो आओ देखते कैसे कराता है. देखो हाँ, तो बताता हूँ. डिस्ट्रॉय कर देते हैं नहीं ना नहीं 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 folic नहीं नहीं acid नहीं याद करो, metabolism से इधर- सुनो मेरी बात. TMPSMX में होता है सल्फा कंपोनेंट, सही है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल. ये ड्रग जो है ना, सल्फा कंपोनेंट वाले ड्रग्स जो भी होते हैं वो खुद से ट्रैवल नहीं कर पाते आपकी ब्लड में, सही है. तो इनको क्या चाहिए होता है? एल्ब्यूमिन. क्या चाहिए होता है आपको ट्रैवल करने के लिए? एल्ब्यूमिन. जब ये एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं तो एल्ब्यूमिन के साथ पहले भी तो कोई चीज़ बाउंड होगी ना ऑलरेडी, और वो जो चीज़ एल्ब्यूमिन के साथ पहले बाउंड होती है वो होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, UGB. अब क्योंकि आपने ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल दिया, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर गया, तो जो आपका जो UGB होगा वो ब्रेन को वो आपका, क्योंकि नॉन पोलर होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अब वो ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा. Unconjugated bilirubin तो normally travel नहीं करते ना? नॉर्मली ट्रैवल, नॉर्मली, हाँ नॉर्मली, देखो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है नॉन पोलर. जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेट इसलिए करते हैं ताकि वो पोलर बने, ठीक है. नॉर्मली इसलिए ट्रैवल नहीं करता क्योंकि ये एल्ब्यूमिन से बाउंड होता है. अब आपने क्या किया, TMPSMX दे दिया, तो क्योंकि TMPSMX की या सल्फा कंपोनेंट की एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है देन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सेट फ्री हो गया. हाँ My question is normally in blood unconjugated bilirubin cannot travel freely. हाँ. Cannot go to the blood without the help of albumin. नहीं, ब्लड में देखो मेरी बात समझो. Albumin is not. हाँ देखो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको एल्ब्यूमिन क्यों कैरी करता है? वो इसलिए कि क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो उसकी बाउंड स्टेट में रखता है. अदरवाइज क्या होगा, जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, चलो आओ ChatGPT से पूछते हैं, मसला नहीं है. पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर ChatGPT पढ़ाता हूँ आपको. पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है, फिर सवाल पे आते हैं. देखो नॉर्मली क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होता है, सही है, बाउंड होता है. अब आपने TMPSMX दे दिया, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो ये सेट फ्री हो जाएगा. जब ये सेट फ्री हो जाएगा तो ये क्योंकि नॉन पोलर है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा ब्रेन में, और वहाँ पर जाके डिपॉजिट होगा तो एनकेफेलोपैथी होगी. इसी को बोलते हैं हम लोग कर्निकटेरस. एक और चीज़ समझाता हूँ, याद करना. जब एल्ब्यूमिन और सल्फामेथोक्साजोल आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं हेप्टेन. पढ़ा है कभी हेप्टेन? हेप्टेन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोटीन के साथ, ये क्या होता है कि आपकी बॉडी की सेल्फ प्रोटीन किसी बाहर वाले कंपोनेंट के साथ मिले तो कोई नई चीज़ बना दे और उसके अगेंस्ट एंटीजेंस जनरेट हो जाए. इम्यूनोजेनिक होता है. इसीलिए यही तो रीज़न है कि आपके जो ड्रग इंड्यूस्ड SLE होती है वो हेप्टेन की वजह से होती है, जिसमें आपका सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड, और ये सब के सब प्रेगनेंसी में आप इजीली दे सकते हो. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होता है तो लार्ज कंपोनेंट होता है, ये इजीली क्रॉस नहीं कर सकता प्लेसेंटा को. लेकिन नुकसान ये होता है कि इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, इसीलिए आपको ड्रग इंड्यूस्ड SLE होती है जिसमें एंटीस्टोन एंटीबॉडीज़ मिलती हैं. शिप निमोनिक है इसका. तो दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे. एक कॉन्सेप्ट ये वाला
जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल वो रट्टा मारो, अगर मैं गलत हुआ तो चैट जीपीटी से करेक्ट कर लेंगे, सही है। लेकिन मैं इस पर इसलिए श्योर हूँ क्योंकि ये मैंने कैप्लान का लेक्चर सुना हुआ है कि भाई नॉर्मली एल्ब्यूमिन आपका ट्रैवल नॉर्मली जो जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है जो किसी भी आरबीसी के टूटने से आता है, वो आपका एल्ब्यूमिन के साथ इसलिए बाउंड होता है ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को या बैरियर्स को क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि वो नॉन पोलर है, वो इजीली क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो अब जब आपने टीएमपी एसएमएक्स दे दिया बॉडी में तो वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सेट फ्री हो जाएगा, वो ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चैट जीपीटी के पास, हम इससे बोलेंगे वाई डज टीएमपी एसएमएक्स कॉज कर्निक्टेरिस No, I got it. एज एन, फिर भी पूछ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा आपका। Okay, and your screen is not shared. हाँ देता हूँ स्क्रीन भी। I- अरे स्क्रीन नहीं है तभी तो समझ नहीं आ रहा, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है सारा। आपा ब्रो Okay. बताओ तो सही, स्क्रीन नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें नज़र आ रहा है। टीएमपी एसएमएक्स जो है वो नॉर्मली, हाँ ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर देखो, एल्ब्यूमिन नॉर्मली इसके साथ अपना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ बाउंड होता है, अगर बाउंड नहीं होगा तो ये सेट फ्री हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में दोस्ती बना लेंगे, और जो ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो ब्रेन में जाके सेटल होगा, इसको बोलते हैं एनकेफेलोपैथी या कर्निक्टेरिस। आओ देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोलता है आपको। चैट जीपीटी बोलता है कि भाई जो आपका टीएमपी एसएमएक्स can cause kernicterus in neonates because of the sulfonamide component. Sulfonamides are highly protein-bound drugs. They displace bilirubin from albumin binding sites in the neonatal circulation. Free unconjugated bilirubin crosses immature blood-brain barrier of the newborns. This bilirubin deposits in the basal ganglia and brainstem nuclei, causing kernicterus bilirubin encephalopathy. जो मैंने तुम्हें उर्दू में बताया सारा इसने अंग्रेजी में लिख के दिया है। That's why TMP, SMX and other sulfonamides are contraindicated in pregnancy, especially near-term neonates and breastfeeding mothers of the newborns. और एक चीज़ याद कर लो, टीएमपी एसएमएक्स प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि किसके साथ बाउंड होता है, एल्ब्यूमिन के साथ, लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है, या सल्फोनामाइड्स हैं वो नहीं बाउंड कर सकते, हाइड्रोलाजीन नहीं बाउंड कर सकते, ये एक बेनिफिट है। नुकसान क्या है, ये वाला आपका एक नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है कि इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है, क्योंकि ये एज एन हेप्टेन काम कर सकते हैं। समझ आ गई ना बात जो मैं कहना चाहता हूँ? ये मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ, याद रख लो, पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। और ये मैंने उससे पढ़ा था, वो जो 2010 के प्लान के लेक्चर्स हैं, वो जो रेमोंड होता है टीचर, एक बहुत अच्छा पढ़ा था। तो ठीक है, शिप निमोनिक याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। Is for sulfur drug, H for hydrogen, I for isoniazid, P फॉर प्रोकेनामाइड, ये चारों ड्रग्स हैं जो आपको ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई करवाते हैं। और ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई में जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। हाँ They are also slow acetylation, no? अच्छा, मैं कॉल पिक कर लूँ आपा, कॉल आ रही है मुझे।